लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था मूल कण, अर्थात सबसे पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था मूल कण। तो मूल कणों के बारे में कि मूल कण होते क्या हैं। तो मूल कण क्या थे? ऐसे कण जिनकी कोई आंतरिक संरचना नहीं होती है अथवा उन कणों को किसी अन्य कणों से मिलकर बना हुआ नहीं मान सकते हैं, मूल कण कहलाते हैं। उसके बाद पढ़ा था हमने मूल कणों का वर्गीकरण, और मूल कणों का वर्गीकरण कितने प्रकार का बताया था? 3 प्रकार का। पहला बताया था चक्रण के आधार पर, दूसरा बताया था द्रव्यमान के आधार पर, तीसरा बताया था अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर। आज हम कंप्लीट करते हैं संरक्षण नियम। जो हमारे मूल कण होते हैं उनके लिए संरक्षण नियम होते हैं। तो संरक्षण नियम, कितने संरक्षण नियम होते हैं, संरक्षण नियम कौन कौन से होते हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। किसी स्वतंत्र निकाय के लिए कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं व ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उनका एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण करते हैं। अर्थात वे राशियां जिनका मान समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होता है, जैसे आवेश, ऊर्जा, संवेग, कोणीय संवेग इत्यादि। अर्थात निकाय को कुछ नियमों का पालन करना होता है। इन्हीं भौतिक राशियों जिनके मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं संरक्षण नियम कहा जाता है। तो संरक्षण नियम क्या था? किसी भौतिक निकाय उसको उत्पन्न करने के लिए कुछ राशियों की आवश्यकता होती है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको ना तो हम उत्पन्न कर सकते तथा ना ही उन राशियों को नष्ट कर सकते, बल्कि उन राशियों का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। ना तो उनको उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। जैसे आवेश, ऊर्जा, संवेग। आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश का एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर करते हैं। अर्थात एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में या एक कण से दूसरे कण में आवेश का स्थानांतरण करते हैं। इसी प्रकार ऊर्जा, संवेग इत्यादि ऐसी राशियां होती हैं जिनको हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। अर्थात उनका मान एक रूप से एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरण करते हैं, या उनका मान कैसा रहता है? नियत रहता है। तो इन भौतिक राशियों को, ऐसी भौतिक राशियां जिनको ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, बल्कि क्या होता है? उनका स्थानांतरण होता है। इन भौतिक राशियों को, इनका मान समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होता है। इन राशियों का मान समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होता है, तो इन राशियों को भी संरक्षण नियम कहा जाता है। संरक्षण नियम क्या होते हैं? कुछ भौतिक राशियां होती हैं जिनको ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, बल्कि उन राशियों का एक रूप से एक कण से दूसरे कण में क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो इन राशियों को कुछ नियमों की पालना करनी होती है, उन नियमों को संरक्षण नियम कहते हैं। या फिर हम दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कि मूलभूत कणों के क्षय अथवा उत्पादन में, मूलभूत कणों के क्षय अथवा उत्पादन में कुछ नियमों का पालन करना होता है। जो मूलभूत कण होते हैं हम उनका उत्पादन करते हैं अथवा उनका क्षय करते हैं, तो उनके लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है या कुछ नियमों का संरक्षण होता है। उन नियमों को ही हम संरक्षण नियम कहते हैं। संरक्षण नियम 2 प्रकार के होते हैं। पहला यथार्थ संरक्षण नियम एवं दूसरा यथार्थ संरक्षण नियम एवं दूसरा सन्निकट संरक्षण नियम। तो संरक्षण नियम क्या था? मूल कण होते हैं, टॉपिक था हमारा, चैप्टर चल रहा है हमारा मूल कण। तो मूल कणों का उत्पादन करो, उत्पादन या क्या करो? उनका क्षय। तो इनके उत्पादन व क्षय के लिए कुछ नियमों का क्या होता है? संरक्षण होता है, अर्थात कुछ नियमों का पालन करना होता है, और इन नियमों को हम संरक्षण नियम कहते हैं। संरक्षण नियम 2 प्रकार के होते हैं। पहला यथार्थ संरक्षण नियम और दूसरा सन्निकट संरक्षण नियम। फर्स्ट क्या हो गया आपका? यथार्थ संरक्षण नियम एवं सेकंड हो गया सन्निकट संरक्षण नियम। यथार्थ संरक्षण नियम क्या होता है? ऐसे नियम
जो सभी अन्योन क्रियाओं में लागू होते हैं। सभी अन्योन क्रियाओं से मतलब क्या होगा? अन्योन क्रिया कितने प्रकार की बताई थी कल आपको? 4 प्रकार की। प्रबल, दुर्बल, गुरुत्वीय और विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय यानी चारों प्रकार की अन्योन क्रियाओं के लिए ऐसे नियम जो लागू होते हैं वो यथार्थ संरक्षण नियम कहलाते हैं। अर्थात ऐसे नियम जो सभी अन्योन क्रियाओं के लिए लागू होते हैं यथार्थ संरक्षण नियम कहलाते हैं। जबकि सन्निकट संरक्षण नियम ऐसे नियम होते हैं जो केवल प्रबल अन्योन क्रियाओं के लिए ही लागू होते हैं, सन्निकट संरक्षण नियम कहलाते हैं। तो संरक्षण नियम कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। पहला बताया आपको यथार्थ संरक्षण नियम एवं सेकंड बताया सन्निकट संरक्षण नियम। यथार्थ संरक्षण नियम क्या होता है कि यथार्थ संरक्षण नियम कैसे नियम होते हैं जो सभी अन्योन क्रियाओं के लिए लागू होते हैं। जैसे अन्योन क्रिया कल पढ़ाई थी आपको, प्रबल अन्योन क्रिया, दुर्बल अन्योन क्रिया, विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया, गुरुत्वीय अन्योन क्रिया। जबकि सन्निकट संरक्षण नियम ऐसे नियम होते हैं जो केवल और केवल प्रबल अन्योन क्रियाओं के लिए लागू होते हैं। दुर्बल विद्युत चुंबकीय व गुरुत्वीय अन्योन क्रियाओं के लिए लागू नहीं होते हैं, सन्निकट संरक्षण नियम कहलाते हैं। तो संरक्षण नियम 2 प्रकार के बताए आपको, पहला यथार्थ संरक्षण नियम एंड दूसरा सन्निकट संरक्षण नियम। यथार्थ संरक्षण नियम भी निम्न प्रकार का होता है। यथार्थ संरक्षण नियम पहला प्रकार होता है आवेश संरक्षण नियम, दूसरा होता है ऊर्जा संरक्षण नियम, तीसरा होता है कोणीय संवेग संरक्षण नियम। यथार्थ संरक्षण नियम को निम्न नियमों में विभाजित किया जाता है या निम्नलिखित नियमों में बांटा जाता है। पहला होता है आपका आवेश संरक्षण नियम, दूसरा ऊर्जा संरक्षण नियम, तीसरा कोणीय संवेग संरक्षण नियम, चौथा इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम, पांचवा बैरियर संख्या संरक्षण नियम एवं छठवां लास्ट संवेग संरक्षण नियम। तो यथार्थ सन्निकट संरक्षण नियम कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण, बैरियन संख्या संरक्षण। तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम कि आवेश संरक्षण नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है, संवेग संरक्षण नियम क्या होता है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षण नियम क्या होता है एवं बैरियर संख्या संरक्षण नियम क्या होता है। इसी प्रकार से सन्निकट संरक्षण नियम को भी निम्न भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है आपका संभारित प्रचक्रण का नियम, सेकंड फर्स्ट होता है आपका संभारित प्रचक्रण का नियम, सेकंड आपका संभारित प्रचक्रण के तृतीय घटक के संरक्षण का नियम अर्थात आईजेड के संरक्षण का नियम। फर्स्ट संभारित प्रचक्रण का संरक्षण, सेकंड संभारित प्रचक्रण के तृतीय घटक का संरक्षण, थर्ड विचित्रता का संरक्षण, फोर्थ समता का संरक्षण, फिफ्थ हाइपर चार्ज बाई का संरक्षण, सिक्स्थ आवेश संयुग्मन संरक्षण, सेवन व्युत्क्रम संरक्षण, 8 सीपीडी का संरक्षण। जिस प्रकार से यथार्थ संरक्षण नियम को 6 भागों में विभाजित किया गया उसी प्रकार से सन्निकट संरक्षण नियम को भी 8 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या बताया?
संभारित प्रचक्रण का संरक्षण। सेकंड क्या था, संभारित प्रचक्रण के तृतीय घटक अर्थात आइजेड के संरक्षण का नियम। थर्ड क्या था, विचित्रता का संरक्षण। फोर्थ, समता का संरक्षण। फिफ्थ, हाइपरचार्ज बाई का संरक्षण। सिक्स्थ, आवेश संयुग्मन संरक्षण। सेवंथ, समय व्युत्क्रमण संरक्षण एवं एट, सीपीटी संरक्षण। तो संरक्षण नियम क्या था, सभी मूल कणों के उत्पादन एवं क्षय के लिए कुछ नियमों का संरक्षण होता है। अर्थात कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं व ना ही नष्ट कर सकते हैं, उनका एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। उन भौतिक राशियां जिनका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, उन भौतिक राशियों को ही संरक्षण नियम कहते हैं। या क्या कह सकते हैं हम, सभी मूल कणों के लिए, जो सभी मूल कण होते हैं उनके उत्पादन व क्षय के लिए कुछ नियम संरक्षित होते हैं। कुछ नियम क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं, या कुछ नियमों का पालन करना होता है, उनको ही संरक्षण के नियम कहते हैं। और संरक्षण के नियम कितने बताए आपको, दो प्रकार के। पहला था यथार्थ संरक्षण नियम एवं दूसरा था सन्निकटन संरक्षण नियम। यथार्थ संरक्षण नियम, यथार्थ संरक्षण नियम क्या था, ऐसे नियम जो सभी प्रकार की टोटल कितने प्रकार थे, 4 प्रकार, प्रबल, दुर्बल, विद्युत चुंबकीय, अध्रुवीय अन्योन क्रियाओं के लिए लागू होते हैं, यथार्थ संरक्षण नियम कहलाते हैं। जबकि सन्निकट संरक्षण नियम क्या था, ऐसे नियम जो केवल गुरुत्वीय अन्योन क्रियाओं के लिए ही, जो केवल प्रबल अन्योन क्रियाओं के लिए ही लागू होते हैं, सन्निकट संरक्षण नियम कहलाते हैं। अर्थात सन्निकट संरक्षण नियम। सेकंड क्या होता है आपको, सन्निकट संरक्षण नियम। तो सन्निकट संरक्षण नियम क्या थे, ऐसे नियम जो केवल और केवल प्रबल अन्योन क्रियाओं के लिए लागू होते हैं। अर्थात दुर्बल, गुरुत्वीय व विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाओं के लिए सन्निकट संरक्षण नियम लागू नहीं होते हैं। उसके बाद बताया आपको कि यथार्थ संरक्षण नियम 6 प्रकार के होते हैं। अर्थात यथार्थ संरक्षण नियम को 6 भागों में विभाजित किया गया, जबकि सन्निकट संरक्षण नियम को 8 भागों में विभाजित किया जाता है। यथार्थ संरक्षण नियम में सबसे पहला था आवेश संरक्षण नियम। सेकंड, ऊर्जा संरक्षण नियम। थर्ड, संवेग संरक्षण नियम। फोर्थ, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। फिफ्थ, इलेक्ट्रॉन संख्या का संरक्षण नियम। एवं 6, बैरियन संख्या का संरक्षण नियम। इसी प्रकार यथार्थ संरक्षण नियम को भी 8 भागों में विभाजित किया गया। पहला था संभारित प्रचक्रण संरक्षण नियम। सेकंड था संभारित प्रचक्रण के तृतीय घटक अर्थात IZ या I3 संरक्षण नियम। थर्ड था आपका
विचित्रता संरक्षण नियम। 4th समता संरक्षण नियम। 5th हाइपर चार्ज बाई संरक्षण नियम। 6 आवेश संयुग्मन संरक्षण नियम। 7 समय व्युत्क्रम संरक्षण नियम। 8 CPT संरक्षण नियम। अब हम पढ़ेंगे यथा संरक्षण नियम के पार्ट। सबसे पहला पढ़ेंगे हम आवेश संरक्षण नियम, उसके बाद ऊर्जा संरक्षण नियम, उसके बाद कोणीय संवेग संरक्षण नियम। तो सबसे पहले डालो आवेश संरक्षण नियम। तो आवेश संरक्षण नाम से ही मालूम है कि इसमें आवेश का क्या होगा, संरक्षण होगा, अर्थात आवेश का मान नियत होता है, अर्थात प्रारंभिक आवेश किसके बराबर होगा, अंतिम आवेश के। किसी अभिक्रिया के या किसी मूल कण के क्षय व उत्पादन के लिए आवेश का संरक्षण होता है। अर्थात क्या कह सकते हैं हम, टॉपिक डाला आवेश संरक्षण नियम। तो आवेश संरक्षण नियम अर्थात आवेश कैसा होगा, संरक्षित होगा, या क्या होगा, आवेश का मान नियत होता है। अर्थात क्या कह सकते हैं हम कि प्रारंभिक आवेश किसके बराबर होगा, अंतिम आवेश। कोई अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है तो उस अभिक्रिया के प्रारंभ में जितना आवेश है उतना ही आवेश को उस अभिक्रिया के अंतिम में अर्थात उस अभिक्रिया के समापन में होगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। पहला एग्जांपल है आपका पाई प्लस बराबर म्यू प्लस एंटी न्यूट्रिनो। एक अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत पाई प्लस मेसोन कितने भागों में वाइट हुआ, म्यून प्लस एंड देखिए ये तो होता है आपका न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो मियोन। तो ये देखते हैं इस अभिक्रिया के अंतर्गत आवेश का संरक्षण हो रहा है अर्थात नहीं हो रहा है, कि आवेश का मान नियत है या नहीं है। यदि इस अभिक्रिया के अंतर्गत आवेश का मान कैसा हो, नियत हो, अर्थात आवेश कैसा हो, संरक्षित हो, तो यह अभिक्रिया लागू होगी अर्थात यह अभिक्रिया अनुमत होगी। यदि इस अभिक्रिया के अंतर्गत आवेश का मान संरक्षित नहीं है तो यह अभिक्रिया लागू नहीं होगी। या क्या कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के अंतर्गत आवेश का संरक्षण नहीं होगा। तो हम जानते हैं, तो हमने अभिक्रिया ली कि जो पाई प्लस मेसोन है वो टूट के मियोन प्लस व न्यूट्रिनो मियोन। तो मेसोन इस पे आवेश क्या हो गया प्लस, मियोन पे आवेश क्या हो गया प्लस, जबकि न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है 0, अर्थात +1 किसके बराबर है +1। तो क्या कह सकते हैं हम कि आवेश का मान कैसा है, संरक्षित है। आवेश कैसा है, संरक्षित, अर्थात प्रारंभिक आवेश भी कितना +1 व अंतिम आवेश भी कितना +1। अतः ये अभिक्रिया अनुमत होगी या लागू होगी, या क्या कह सकते हैं यह अभिक्रिया संपन्न होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंतर्गत आवेश का क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉन गामा कण प्लस न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1, गामा कण पर आवेश +2, या अल्फा कण पर आवेश कितना होता है +2, जबकि न्यूट्रॉनों का आवेश क्या होता है, न्यूट्रिनो का आवेश 0, अर्थात -1 किसके बराबर +2 के बराबर नहीं है, अर्थात आवेश का
संरक्षण नहीं हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया लागू नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर या यह अभिक्रिया अनुमत नहीं होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत जो आवेश है प्रारंभिक आवेश अंतिम आवेश के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया के अंतर्गत आवेश का संरक्षण नहीं होता है, जबकि जो पहले अभिक्रिया कराई थी उसके अंतर्गत आवेश का क्या हो रहा था, संरक्षण हो रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन, प्रोटॉन पर आवेश +1, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1, न्यूट्रिनो पर आवेश 0। तो 0 किसके बराबर, प्लस माइनस क्या हो गया 0, अर्थात इस अभिक्रिया के प्रारंभ में आवेश कितना था 0 व अंत में आवेश कितना हो रहा है 0। तो क्या कह सकते हैं, इस अभिक्रिया के अंतर्गत आवेश का संरक्षण होगा, अर्थात आवेश कैसा होगा, नियत होगा, या प्रारंभिक आवेश अंतिम आवेश के इक्वल होगा। इसलिए यह अभिक्रिया लागू होगी या यह अभिक्रिया अनुमत होगी या यह अभिक्रिया संपन्न होगी, क्योंकि प्रारंभिक आवेश 0 व अंतिम आवेश भी क्या आया 0। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गामा कण प्लस न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1 +2। तो यह अभिक्रिया इसके अंतर्गत आवेश का संरक्षण नहीं हो रहा है, अर्थात आवेश संरक्षण नहीं है, तो यह अभिक्रिया अनुमत नहीं होगी, लागू नहीं होगी, संपन्न नहीं होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंतर्गत प्रारंभिक आवेश अंतिम आवेश के बराबर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा होता है उदासीन, तो न्यूट्रॉन पर आवेश कितना है बेटा 0, प्रोटॉन पर आवेश +1, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो आवेश कितना होता है 0। तो 0 किसके बराबर आ रहा है 0, या क्या कह सकते हैं हम, प्रारंभिक आवेश किसके बराबर आया, अंतिम आवेश के बराबर, अर्थात आवेश का क्या हो रहा है संरक्षण हो रहा है। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया अनुमत होगी या यह अभिक्रिया लागू होगी या यह अभिक्रिया संपन्न होगी। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, प्रोटॉन टूटा आपका, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, प्रोटॉन पर आवेश +1, न्यूट्रॉन पर आवेश 0, पॉजिट्रॉन पर आवेश +1, न्यूट्रिनो पर आवेश 0। तो +1 किसके इक्वल हो रहा है, +1 के, अर्थात प्रारंभिक आवेश किसके बराबर आया, अंतिम आवेश के बराबर होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं हम, इस अभिक्रिया के अंतर्गत आवेश का संरक्षण होता है, इसलिए यह अभिक्रिया लागू होगी या यह अभिक्रिया संपन्न होगी या यह अभिक्रिया अनुमत होगी। यह अभिक्रिया कैसी होगी, अनुमत होगी। तो ये पढ़ा था हमने आपको आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण नियम के अंतर्गत क्या बताया कि किसी भी अभिक्रिया के अंतर्गत आवेश का मान संरक्षित होता है, अर्थात प्रारंभिक आवेश का मान अंतिम आवेश के बराबर होता है। कुछ एग्जाम्पल लिए जिसके अनुसार आपको बताया कौन सी अभिक्रिया लागू होगी, कौन सी अभिक्रिया लागू नहीं होगी, अर्थात कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी व कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। सेकंड है आपका ऊर्जा संरक्षण नियम। तो ऊर्जा संरक्षण नियम के अंतर्गत
मूलभूत कणों की प्रत्येक अपक्रिया में ऊर्जा का संरक्षण होता है। जो ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, इसके अंतर्गत क्या होता है, मूलभूत कणों या क्या बोले मूल कणों, जो मूल कण होते हैं उनकी प्रत्येक अपक्रिया के लिए, अपक्रिया संपन्न ही जब होगी जब उसके अंतर्गत ऊर्जा का क्या हो, संरक्षण हो। अर्थात अपक्रिया के प्रारंभ में जितना ऊर्जा का मान है अपक्रिया के संपन्न होने के बाद भी उतना ही मान हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका न्यूट्रॉन छह। एग्जाम्पल फर्स्ट का लिया आपने न्यूट्रॉन का छह, तो न्यूट्रॉन टोटल क्या बना, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, और कितनी ऊर्जा रहती है इसमें, 0.782 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, mc², तो यहाँ पर आपके तो न्यूट्रॉन की ऊर्जा अर्थात En या क्या बोले mnc² का मान कितना, 939.565 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि mp.c² अर्थात प्रोटॉन की ऊर्जा कितनी हो गई, 938.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो गई, mv.c², क्योंकि ऊर्जा की बराबर क्या होता है, mc²। m है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, mp प्रोटॉन का द्रव्यमान, mv इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m न्यूट्रिनो बार, m एंटी न्यूट्रिनो, तो एंटी न्यूट्रिनो का द्रव्यमान इनटू क्या हो गया, प्रकाश का वेग। तो एंटी न्यूट्रिनो की ऊर्जा तो क्या हो गई, 0। तो टक्कर से पूर्व ऊर्जा क्या आएगी, अभिक्रिया से पूर्व, अभिक्रिया संपन्न होने से पूर्व कुल ऊर्जा कितनी है आपकी, अर्थात न्यूट्रॉन की ऊर्जा कितना माने, 939.565 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि अपक्रिया संपन्न होने के बाद कितनी ऊर्जा मिली आपको, प्रोटॉन की ऊर्जा 938.27 प्लस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0.571 प्लस एंटी न्यूट्रिनो की ऊर्जा 0 प्लस कितनी ऊर्जा नहीं थी, 0.782 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनको जोड़ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 939.565 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके बराबर आएगा, 93.596 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात इस अपक्रिया के प्रारंभ में जितनी ऊर्जा है, इस अपक्रिया के समापन के बाद ऊर्जा का मान उतना ही है। अर्थात ऊर्जा कैसी होती है, इस अपक्रिया के अंतर्गत ऊर्जा क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह अपक्रिया लागू होगी क्योंकि इस अपक्रिया के अंतर्गत ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है। जितनी ऊर्जा इस अपक्रिया के संपन्न होने से पूर्व थी, संपन्न होने से पूर्व ऊर्जा 939.565 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व अपक्रिया में समापन होने के बाद ऊर्जा भी यदि हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितनी आएगी, 939.565 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात जितनी ऊर्जा अपक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व थी उतनी ही ऊर्जा अपक्रिया समापन होने के बाद है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, सेकेंड एग्जाम्पल लिया प्रोटॉन प्लस पाई नॉट, इसके पे मिला सिग्मा प्लस के। इस प्रोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो होती है 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी ऊर्जा 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी ऊर्जा 1190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी ऊर्जा 497 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम चेक करते हैं कि यह अपक्रिया संपन्न होगी अथवा नहीं, या यह अपक्रिया है वह लागू
होगी या नहीं, क्या यह अभिक्रिया अनुमत होगी या नहीं। क्या बताया था आपको, किसी भी अभिक्रिया के उत्पादन अथवा क्षय के लिए कुछ नियमों की पालना करनी होती है। तो ये वही नियम है, क्या नियम पढ़ रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण नियम। यदि ये अभिक्रिया इस नियम का पालन करेगी तो ये अभिक्रिया लागू होगी, अथवा ये अभिक्रिया लागू नहीं होगी। तो अभिक्रिया से पूर्व ऊर्जा क्या आएगी, यदि हम दोनों को ऐड करें तो 1078.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि अभिक्रिया के बाद ऊर्जा कितनी मिलेगी, 1687 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात अभिक्रिया से जो पूर्व ऊर्जा है उसका मान अभिक्रिया से बाद, ये तो क्या हो गई अभिक्रिया संपन्न होने से पूर्व ऊर्जा, और ये हो गई अभिक्रिया संपन्न होने के बाद ऊर्जा। अर्थात इसका मान इसकी तुलना में कैसा है, कम है। तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, ये अभिक्रिया संपन्न कब होगी, इस अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आपतित कणों की इतनी गतिज ऊर्जा देनी होगी जिससे प्रारंभिक कुल ऊर्जा अभिक्रिया के बाद कुल ऊर्जा के बराबर हो जाए। अर्थात ये अभिक्रिया फिलहाल तो संपन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया से पूर्व ऊर्जा 1078.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि अभिक्रिया समापन के पश्चात ऊर्जा 1687 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अभिक्रिया संपन्न या पूर्ण या लागू कब होगी, जब इस एनर्जी का मान इस एनर्जी के इक्वल हो। अर्थात आपतित कणों के लिए कितनी गतिज ऊर्जा देनी पड़ेगी जिससे दोनों मान क्या हो जाए बराबर, तब तो ये क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। या क्या कह सकते हैं, उस कंडीशन में ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, अर्थात यह अभिक्रिया अनुमत नहीं होगी, क्या यह अभिक्रिया लागू नहीं होगी। क्योंकि हम जानते हैं मूलभूत कणों के समापन हो या उत्पादन हो, उसके लिए हमें कुछ संरक्षण नियम होते हैं, उनकी पालना करनी होती है। उसके अंतर्गत हम संरक्षण नियम पढ़ रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण नियम। तो इसके अंतर्गत ऊर्जा के संरक्षण नियम की पालना नहीं हो रही है। अर्थात अभिक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ऊर्जा अभिक्रिया समापन होने के पश्चात ऊर्जा का मान बराबर नहीं है। इस प्रकार यह अभिक्रिया समापन नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने प्रोटॉन का क्षय। तो क्या किया हमने कि प्रोटॉन किसमें डिवाइड हो गया, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। तो प्रोटॉन की जो एनर्जी होगी 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना, न्यूट्रॉन की जो एनर्जी होती है 939.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि पॉजिट्रॉन की जो एनर्जी होती है 57.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम देखते हैं इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया संपन्न होने से पूर्व ऊर्जा का मान अभिक्रिया संपन्न होने के बाद ऊर्जा, दोनों आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मान क्या बढ़ गया, कम बढ़ गया किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। अर्थात अभिक्रिया होने के पश्चात जो कुल ऊर्जा है उसका मान ज्यादा है अभिक्रिया प्रारंभ होने से। तो यह अभिक्रिया मुक्त आकाश ऐसे लिख लो, मुक्त आकाश में यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी।
अर्थात यह अभिक्रिया लागू नहीं होगी या यह अभिक्रिया अनुमत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुक्त आकाश में इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया से पूर्व ऊर्जा का मान अभिक्रिया के पश्चात ऊर्जा के बराबर नहीं है, इसलिए यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। परंतु नाभिक के प्रभाव क्षेत्र में परंतु नाभिक के प्रभाव क्षेत्र में यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है या यह अभिक्रिया लागू हो जाती है या यह अभिक्रिया अनुमत हो जाती है, क्योंकि नाभिक के प्रभाव क्षेत्र में प्रोटॉन को आपतित गतिज ऊर्जा इतनी मिल जाती है कि जो अभिक्रिया के पश्चात इन दोनों का ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, बराबर हो जाता है। प्रोटॉन को नाभिक के प्रभाव में प्रोटॉन को अतिरिक्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे नाभिक के प्रभाव में तो यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, अर्थात यह अभिक्रिया लागू हो जाती है। परंतु मुक्त आकाश में यह अभिक्रिया लागू नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा आवेश संरक्षण, सेकंड ऊर्जा संरक्षण, थर्ड पढ़ेंगे हम कोणीय संवेग संरक्षण, उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक सभी बच्चों के नोट्स कंप्लीट होने चाहिए और नोट्स में सारे एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल आज आप लोगों को कराएं, सबकी नोटबुक में नोट होने चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कोणीय संवेग संरक्षण का नियम।